ये कहानी है एक जंगल जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी चीख, उसकी तड़प आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। 400 एकड़ का वो घना जंगल जो हैदराबाद की लंग्स कहा जाता था, उसका दिल था। उस जंगल को रातों रात TSIIC की टीम ने रात के 3 बजे अनगिनत बुलडोजरों के साथ सीएम रेड्डी के एक इशारे पे रात भर में उसे तबाह कर सीएम रेड्डी ने अपनी इस करतूत को अंजाम देने के लिए 30 मार्च 2025 की तारीख को बहुत ही चालाकी के साथ चुना, क्योंकि इसके कुछ दिन तक 3 से 4 दिन तक कोर्ट बंद थी और इसी वजह से यह दिन डिसाइड की गई थी। यह जंगल का दुश्मन जानता था कि अगले 4 दिन तक कोर्ट बंद रहने वाली है और इस तरह से इसके नापाक इरादों को रोकने वाला कोई नहीं होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विनाश के देवता कांग्रेस नेता सीएम रेड्डी ने सोचा कि 30 मार्च को TSSI को जब उसने निर्देश दिए तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वह पूरे 400 एकड़ को समतल भूमि कर चुकी होगी, और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए TSSI की टीम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ जंगल की तरफ रवाना होती है। ढेर सारे बुलडोजर रात के घने अंधेरे में अपने लक्ष्य को साधने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो अपना काम शुरू करते हैं, वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स के कानों में कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। ये आवाजें थी मोरों की, जानवरों के चिल्लाने की, क्योंकि उनका घर विध्वंस किया जा रहा था। इनकी आवाजों में इतना दर्द था कि जैसे मानो ये आपसे चिल्ला चिल्ला के अपने आशियाने को बचाने के लिए आपसे मदद मांग रही होंगी। इनकी आवाजों में इतना दर्द था कि आप भी इधर शायद महसूस कर पा रहे होंगे। ये रियल साउंड था जिसमें आपको उनका दर्द महसूस हो सकता है। जितनी भी आपने ये आवाजें सुनी है, ये किसी भी तरह का दोस्तों साउंड इफेक्ट नहीं है। और जब ये स्टूडेंट उस जंगलों में पहुंचे और उन्होंने वहां महाविनाश जो विध्वंस देखा, उनसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो स्टूडेंट ने जब ये पूरा हादसा देखा तो उन्होंने तुरंत उसके फोटोज लिए और ड्रोन से भी ऊपर का नजारा लिया ताकि पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। और जैसे ही तस्वीरें उनके सामने आई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत बिना किसी देरी किए यह सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना शुरू की, और साथ में वह अपने घर से निकल पड़े एक ऐसे आंदोलन के लिए जिसके लिए उन्हें शायद जेल भी हो सकती थी। और देखते ही देखते हैदराबाद कैंपस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे उतर आए। वह इस बुलडोजर एक्शन का विरोध जताने लगे। और जैसे ही सोशल मीडिया पे सीएम रेड्डी की इस काली करतूत का पता दुनिया को चला, campus of a university where tree cutting operation which has led to a complete deforestation drive by the Telangana government. They claim 400 acres have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. तो पूरे सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बातें होने लगी। न्यूज चैनल पर ये हेडलाइंस बन गई। धीरे धीरे ये मामूली सा प्रोटेस्ट अब एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका था। सोशल मीडिया पे इतनी भयानक तस्वीरें आ रही थी सामने, एक हाथी कैसे अपने आशियाने को बचाने के लिए बुलडोजर से लड़ पड़ा। पर वह गजराज ये नहीं जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ इस बुलडोजर से नहीं बल्कि इस पूरे करप्ट सिस्टम से थी, जो कि बहुत लंबी चलने वाली थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी आपको ये राइट देता है कि अगर आपके घर में आपके ऊपर कोई कातिलाना हमला या आपके परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आप कानून हाथ में ले सकते हैं। तो ऐसे में हाथी भी यही कर रहे थे, अपने घर को बचाने के लिए सिस्टम से फाइट कर रहे थे, जिसमें इनका साथ दे रहे थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो इसे बचाने के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार थे। बताया जाता है कि इसमें से एक स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी के कैंपस के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गया था, जिससे यह आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया था। और जब ये आंदोलन ज्यादा उग्र होने लगा तो सीएम रेड्डी के आदेश पर इनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए। इनको डंडे से भगा भगा कर पीटा गया और 52 स्टूडेंट को डिटेन भी किया गया। मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि डिटेन और अरेस्ट में फर्क होता है। डिटेन में लॉ एंड ऑर्डर
को मेंटेन रखने के लिए कुछ लोगों को सिर्फ पकड़ा जाता है और नेक्स्ट डे छोड़ दिया जाता है। इनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता, जबकि अरेस्ट में इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, इनके ऊपर केस चलते हैं। तो डिटेन और अरेस्ट में फर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही यह आंदोलन और तेज हुआ तो ऑपोजिशन की पार्टियां बीजेपी और बीआरएस ये भी आंदोलन में कूद पड़ी और एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने लगी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता देखकर उसके बाद वहां की एक लोकल वेदा फाउंडेशन ने हैदराबाद हाई कोर्ट में एक पीआई फाइल किया, जिसमें बताया गया कि यह एक डीम्ड फॉरेस्ट है और इसको सरकार इनलीगल तरीके से कटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि डीम्ड फॉरेस्ट होने की वजह से इसको कटिंग करने के लिए सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है, जो कि इस केस में नहीं ली गई है, जिस वजह से यह पूरी तरह से इनलीगल एक्टिविटीज में काउंट होता है और इस पे तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही एक और पीआई फाइल किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा रीजन बताया कि यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि फॉरेस्ट कटने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, 2 या 3 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, फ्लोर्स आएंगे। और हमने बैंगलोर में भी देखा है कि किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे जंगल के जंगल साफ किए गए और उसके बाद वहां कैसी तबाही आई। तो ऐसा यहाँ भी होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, इस वजह से एक आम आदमी की जिंदगी और भी ज्यादा डेंजर में पड़ जाएगी और जो कि उसके लिए हानिकारक होगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, इस वजह से इस पे रोक लगानी चाहिए। तब हाई कोर्ट आनन फानन में इसके ऊपर स्टे लगाता है और ऑर्डर करता है कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है जो देश से जुड़ा हुआ मामला होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस केस को अपनी कस्टडी में ले लेता है और उसके बाद सीएम रेड्डी को एक नोटिस जारी करते हुए पूछता है कि आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने इतनी आनन फानन में रातों रात जंगल के जंगल साफ करने का निर्णय लिया। इस पर उनसे जवाब मांगा गया है और अगले आदेश तक उन्होंने भी किसी भी एक पेड़ को काटने पे रोक लगा दी। दोस्तों, यह पूरी तरह से स्टूडेंट की जीत है, उनके आंदोलन की विक्ट्री है और हम ऐसे स्टूडेंट को सैल्यूट कर जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। और वहां की लोकल अथॉरिटी प्लस टीचर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन जानवरों के बारे में सोचा, उनके आशियाने के बारे में सोचा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि महाशय सीएम रेड्डी आखिर इस लैंड के ऊपर क्यों पड़े हुए हैं? तो बहुत ही सीधी सी बात है दोस्तों, इसका एक ही कारण है, पैसा पैसा पैसा। क्योंकि सरकार बनाने के लिए आनन फानन में इन्होंने जनता से बहुत सारे लुभावने वादे कर दिए। अब दोस्तों, वादे को पूरा करने के लिए पैसा भी लगता है, तो अब सरकार के पास पैसा था नहीं तो पैसा जुगाड़ कहां से किया जाए? तो उसके लिए सरकार ने इस लैंड पे अपनी नजर रखी। उनको लगा कि भैया कानूनी तौर पर तो एक लैंड हमारा है, ऐसा उनको लगता था, क्योंकि कोर्ट ने भी इस बात पे कोई भी अपनी दो लाइन नहीं रखी थी। उन्होंने क्लियर कट में कहा था कि यूनिवर्सिटी अपने कागज मुहैया नहीं करा पाई है अपनी मालिकाना हक के लिए, तो ऐसे में यह जमीन सरकार की होती है। तो सरकार ने सोचा भाई जमीन तो अपने बाप की हो चुकी है, तो क्यों ना इसको बेच के कुछ पैसा अरेंज किया जाए और लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर 3 साल के अंदर एक आईटी पार्क बनाकर दिखा देंगे और 3 साल में फीता काट के अगले वोट के लिए हम जनता के पास जा सकते हैं। तो इसी शॉर्टकट को मेंटेन करने के लिए सरकार ने इस लैंड को ऑक्शन करने का सोचा। बताया जाता है कि 10,000 करोड़ रुपए वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने वाली। वहीं पर सीएम रेड्डी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि यह कोई फॉरेस्ट लैंड तो है नहीं, यह तो रेवेन्यू लैंड है। दोस्तों, रेवेन्यू लैंड वो होता है जिसे डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। और आपको याद होगा जब वता फाउंडेशन ने पीआई दाखिल की थी तब उन्होंने इसे बताया था कि ये डीम्ड लैंड है और इन्होंने भी कहा था कि यह फॉरेस्ट लैंड नहीं है, पर यहाँ इन्होंने इसे कहा कि ये रेवेन्यू लैंड है। वहीं पीआई में जो फाइल हुआ वहां बताया गया कि ये डीम लैंड है। तो लैंड के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, लैंड 3 तरह के होते हैं अमूमन। फॉरेस्ट लैंड वो होते हैं जो नोटिफाइड होते हैं और उसको किसी भी तरह से आप हार्म नहीं कर सकते, वहां पर आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे में उस फॉरेस्ट लैंड को अगर थोड़ा सा काटना भी पड़ता है तो वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट उसे नहीं काट सकती, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही जाकर उसमें कटिंग का काम हो सकता है और उसके बाद भी सेंट्रल को भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट झेलने पड़ सकते हैं। और उसके बाद आता है रेवेन्यू लैंड। रेवेन्यू लैंड में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है और उसे डेवलपमेंट के नाम पर काट कर मॉडिफाई कर सकती है, जो कि सीएम रेड्डी ने इसी की आड़ में इसको हथियाने की कोशिश की। तीसरा होता है डीम्ड लैंड, जो आपने पीआई में सुना होगा कि जब पीआई दाखिल की गई तो बताया गया ये डीम लैंड है। तो डीम लैंड वो होते हैं जहां पर या किसी तरह से नोटिफाइड भी नहीं होते, मगर वहां पर पेड़ उग जाते हैं, एक इन्वायरमेंट सिस्टम बैठ जाता है और वहां अगर जानवर भी रहते हो या पक्षी भी रहते हो तो इस तरह के फॉरेस्ट को डीम लैंड कहा जाता है। और ये इनके लिए कोई गार्ड वार्ड नहीं होते, ये प्रकृति के भरोसे ही रहते हैं। पर
पर इस तरह के लैंड को भी आप काट नहीं सकते। तो यहाँ पर इसी बात पे वाद विवाद चल रहा है कि एक तरफ सरकार कह रही है रेवेन्यू लैंड है, तो वहीं पर कोर्ट में बताया गया है कि ये डीम्ड लैंड है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी कहती है कि ये हमारी लैंड है। तो ये तो खैर वाद विवाद है, मगर इन सब वाद विवादों के बीच में नुकसान हुआ हमारे जानवरों का, वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं का, स्पेशल स्पीसीज का। वहां कई तरह की औषधि भी पाई जाती है, और यह अपने आप में यहाँ पर 4 तरह के लेक्स हैं और जिनसे पानी स्टोर किया जाता है। बगल में जो आसपास इंडस्ट्रीज हैं और हाउसिंग सोसाइटीज है, वहां पर यहीं से पीने का पानी जाता है। सोचिए अगर ये लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एक समतल आईटी सेक्टर पार्क बना दिया जाएगा जैसा गवर्नमेंट सोच रही है, तो ऐसे में पानी की समस्या कौन हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ने लगेगा, गर्मी का स्तर बढ़ जाएगा, और उसके बाद नेचुरल डिजास्टर जैसी समस्याएं सामने आएंगी। तो कितना हद तक सही है, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक क्या जा सकते हैं। तो यह सोचने वाली सवाल है। यह अकेला सिर्फ यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो ये नहीं, यह गलत है। हर स्टेट में हर गवर्नमेंट अक्सर ऐसा कर रही है। अभी हाल में ही आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, वहां भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। वहां पे तो बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिला के सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे तेलंगाना में कांग्रेस की हो, हर कोई डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटते आए हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील के बाद जंगलों को काटने में, यानी कि हम इतनी तेजी से जंगल काट रहे हैं, उसमें भारत का स्थान दूसरा है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।